हैं। हाँ जी, एक मैडम भी आई है जी, ऐसे क्यों करते हो? पानीपत से मैडम भी है हमारे हाँ पास। हाँ, चलिए आप मैडम तो ही सब बता दें। ये जौनपुर वालों से बताइए। पूछोगे क्या? ये तो यूपी की पार्शलिटी हो अरे नहीं जाएगी तो फिर। नहीं, नए थे इसलिए हमने पूछ लिया है। हाँ हाँ, पक्षपात नहीं आइए। करेंगे किसी के साथ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। अब अपना कोई मतलब जो आपको बहुत पसंद हो उस राइटर का नाम बताइए। जी आपसे ही पूछ रहे हैं ये तो। मुंशी प्रेमचंद और रामनिवास त्रिपाठी। त्रिपाठी जी तुम्हारे। प्रेमचंद को छोड़कर किसी और को। हाँ, पंडित रामनिवास त्रिपाठी। अच्छा, उनकी कोई रचना बताइए। हाँ, उनकी रचना है उनकी कई उन्होंने बेसिकली 3 रचनाएं लिखी हैं। एक उनकी उर्वशी है, जो कि रामधारी सिंह हम्म। दिनकर जी की भी है। और मानसी है। हम्म। मानसी है उनकी एक रचना। और उनकी जो फेमस रचना है, उन्होंने 8 भागों में कविता कौमुदी के नाम से प्रकाशन ग्रुपिंग। करवाया है, जो कि शादी विवाह के अवसर पर रात्रि में वे घर के मतलब जिनके यहाँ शादियां होती पिछवाड़े बैठ के लिखते थे। हाँ। लिखते थे। ऐसा संकलन करके उन्होंने 8 भागों में हाँ, ऐसा। मैडम आपके फेवरेट? तो कुछ लाइनें उसकी। हाँ जी। हाँ बताइए। विजय मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति, जैसे कि हम अपने शब्दों को जी। एक निश्चित वे में ऐसा रखते हैं कि उनका एक सार्थक अर्थ निकले, उसको शब्द शक्ति कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति को डिफाइन करेंगे आप? व्यंजना मतलब आप जैसे जिस शब्द को कह रहे हैं वो डायरेक्ट न जाके थोड़ा सा लक्ष्यार्थ जो हो जाता है, मतलब अपने मूल अर्थ से थोड़ा सा किनारे होकर एक व्यंजन की उत्पत्ति करता है, वो व्यंजना होता है। जो कि डायरेक्ट नहीं होता, कहेंगे डायरेक्ट लेकिन जाएगा थोड़ी दूसरी तरफ। जी, थैंक यू। So can I ask a question? यस यस, मैं निशा, आप संभालो भाई। निया, अब आप ऐसे मत सोचो। This is a question to all. यहाँ पर भी कोई जो प्रेजेंट है वो बता सकते हैं कि सपोज आप लोगों का इंटरव्यू, यू आर गोइंग फॉर नवोदया, है ना? इस पैनल में आपका इंटरव्यू हो रहा है। एट द सेम टाइम वो आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि एक मिनट भाई, ये कारपेंटर किसके घर में लगे हुए हैं? पहले ये बताइए। शोर शराबा बंद करो यार, क्या करते हो आप लोग? इतने मैच्योर होकर आप ऐसे करते हो। म्यूट रखिए, चलिए। मान लेते हैं कि आप नवोदय के लिए जा रहे हैं और एट द सेम टाइम वहां पर जो पैनल बैठा है आपको बोलता है कि सेम नवोदय के साथ साथ केवीएस ने भी तो यही सब निकाला है, यही वाली पोस्ट के लिए वैकेंसी क्रिएट की है और आपका उधर सिलेक्शन भी हुआ है। दे आस्क यू अबाउट दिस कि कट ऑफ से कितना ऊपर है, क्या है। तो उस टाइम पर आपको पूछा जाता है कि अगर आपका केवीएस में सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप नवोदय के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? कि आप लोग क्या बोलेंगे कि अगर उधर हो जाता है तो हम उधर चले जाएंगे या इधर ही रहेंगे? Sir, ma'am, according to me, from my childhood, my motive was to start teach those children who are creative, intelligent, but poor in rural areas. This opportunity I will give in Navodaya Vidyalaya, not in KBS. KBS में जो बच्चा आता है ना, वो एफ्लुएंट फैमिली का होता है, उसका पेरेंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हम जो गरीबी बच्चों के पढ़ाई में उसको हेल्प नहीं कर सकते। So I will get the opportunity to Navodaya, Kashmir to Kanyakumari, where I will get the job. I am willing to join Navodaya Vidyalaya. वेरी मच करेक्ट सर। सर हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं, ये जो बच्चे होते हैं ना, जैसे जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं या रूरल वाले, तो उनके लिए वी यूज कैटेगरी 5 चिल्ड्रन। केवीएस Category 5. हाँ, कैटेगरी 5, तो वी कैन यूज दैट टर्म आल्सो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. ये अपोजिट हो गया, हम केवीएस के लिए अप्लाई करें तो इसका क्या बनेगा? तो केवीएस के लिए हम इफ यू आर गोइंग फॉर केवीएस, वो बोलते हैं कि आपका नवोदय में, तो बोल सकते हैं कि सर आई हैव बीन इनटू अ कल्चर जहाँ पे मैंने रेजिडेंशियल सिस्टम के बारे में इतना नहीं पढ़ा है, या हमारे यहाँ पर मैंने भी बोर्डिंग स्कूल के अंदर, मतलब उससे रिलेट कर सकते हैं कि मुझे रेजिडेंशियल सिस्टम और उसके बारे में इतना नहीं पता है और ना ही मैंने कभी इसके बारे में ज्यादा सोचा है। तो इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई विल थिंक अबाउट इट, बट अगर मैं केवीएस ज्वाइन कर लेती हूँ, आई विल नेवर थिंक ऑफ गोइंग इनटू एनवीएस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स दैट प्रोफेशनल के साथ साथ वहां पर हमें एकेडमिक के साथ साथ हमें दूसरे फैक्टर्स को भी देखना पड़ता है, जो शायद अभी मेरा आई एम नॉट दैट मैच्योर कि मैं उसको बैलेंस कर पाऊं। तो मैम ये तो नेगेटिव चला बट जाएगा। फिर वी हैव टू सी नॉट केवीएस और एनवीएस एक्चुअली दे आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। Yes. तो दोनों के सेम कंडीशंस है, दोनों ही बच्चों को हम ये नहीं बोल सकते हम पुअर बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट रेजिडेंशियल सिस्टम है वहां पर, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। हम ये बोल दिए हम ज्वाइन कर सकते कि एनवीएस नेहा मैम। फैमिली
मैम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, सेंटर के अंदर भी आपको होम टाउन तो कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे वो केवीएस है चाहे वो एनवीएस है, तो या तो मे बी आई मे बी रॉन्ग, तो उसके लिए हमें एक आंसर सोच के जाना चाहिए। दैट वुड Sir, बी Neha ma'am, can I join this? Navodaya Vidyalaya is a residential school by which we can find the students throughout a day, and I find out the merits and demerits of the students, and also the ability and disability of the students, and investigate the demerits and merits of the students. I can guidance and counseling of the students, and by guidance, and I gave the proper line to choose in future. So it is this opportunity I will get in Navodaya Vidyalaya, not in KVS. And Navodaya Vidyalaya was teacher-student relations will gradually develop, but in KVS, the children and students relationship is in for certain period, in from 9 to 10 or 9 to 4 p.m. It is a certain period. But in KV, in Navodaya Vidyalaya, where we get the students throughout a day and all over the day, so the teacher-student relationship will gradually develop, and it helps students to improve their interest and motivation. Yeah, correct, sir, correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी एल्स? यस, पीआरटी। मेरा क्वेश्चन प्रदीप सर से है। हाँ जी, फास्ट। सर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिफरेंस क्या होता है, अगर छोटे बच्चों को समझाए तो? मल्टीप्लाइड है, एक सेकेंड, ये एडिशन होता है, इसको रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लाई बोलते हैं, और जो सब्ट्रैक्टेड एडिशन होता है या सब्ट्रैक्टेड होता है नंबर का, वो डिवीजन होता है। डिफरेंस बताना सर। किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीपल टाइम अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो मल्टीपल हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं ऐड को बार बार, जैसे 3 + 3 +। डिवाइड में सर? डिवाइड में उसी को, जैसे मान लीजिए कि अभी 18 है, 18 से हमें 3 से सब डिवाइड करना है, तो 3 माइनस करते जाएंगे, जितने टाइम आएगा वो उनका डिवीजन हो जाएगा। तो रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीपल और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी मैडम, पूछिए। पूजा, आप बिल्कुल नहीं बोल रहे। बताइए, हिंदी वाले कोई भी बता सकते हैं, जो दोनों लोग बैठे हुए हैं। आदिकाल के आदिकाल के विषय में आप बताइए। एक बार दोबारा पूछिए प्लीज। आदिकाल के विषय में। आदिकाल के विषय में आप बताइए। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना जाता है, जिसको कि कई विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। बेसिकली आदिकाल को इसलिए आदिकाल कहा जाता है कि वहां से हिंदी भाषा की शुरुआत हुई। ऐसा नहीं कि उसके पहले भाषाएं नहीं थी, भाषाएं उसके पहले थी, जैसे संस्कृत थी, पाली थी, अपभ्रंश थी, लेकिन हिंदी भाषा का शुरुआत आदिकाल से ही माना जाता है। इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया था। उसका कारण था कि उस समय जो है भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और लोग आपस में लड़ते रहते थे, और कुछ बाहरी आक्रमण होने के नाते भी जो कवि हुआ करते थे वो राजा के आश्रय में रहते थे, दरबारी भी थे और सेना का कार्य भी करते थे। कई कवि तो सेनापति का भी कार्य करते थे, तो वे राजा का ही वर्णन करते थे उस समय में, इसलिए उन्होंने वीर काल नाम दिया कि वीरता का वर्णन चढ़ा बढ़ाकर किया करते थे। और उसके बाद में उसको रासो साहित्य भी कहा जाता है। रासो साहित्य इसलिए कहा जाता है कि दरबारी कवियों को रासक कवि कहा जाता था, और जिसका वर्णन किया जाता था उस ग्रंथ को रासो साहित्य नाम दिया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल किया था। बीज वपन काल का मतलब होता है जैसे एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में डाला जाता है और वो उगना प्रारंभ करता है, तो वहां से हमारी हिंदी भाषा उगी, मतलब कि वह आम मानव के बोलचाल में आई, भाषा संपर्क में आई। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था, और यही नाम सार्वमान्य है। द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम सार्वमान्य है। हाँ, और आदिकाल को बहुत अच्छा। और बताना है आप? हम अब बता दीजिए, चाहे मैडम को मौका दे दीजिए, वो भी बोल रहे, बगल में बैठी हैं। पानीपत वाली ने कही। हाँ, वो भी कुछ बता दे। विजया मैम, छायावाद और प्रयोगवाद। हाँ। छायावाद आपकी इसकी शुरुआत आपकी 1920 से लगभग मानी जाती है। प्रसाद की पहली रचना जो लहर थी, वहीं से शुरुआत हुई। तो छायावाद का ये अर्थ था कि जो कहीं पर छाया पड़ी किसी चीज की। कविता में रहस्यवाद था,
मतलब वो रहस्य के माध्यम से अपनी कविताओं को कहते थे। और इसको एक कहा गया कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। उस समय जो हमारी राजनीतिक परिस्थितियां थी, मैम एक इसमें अंग्रेजों द्वारा रचनाएं जब मैम एक मिनट रुकना, नगेंद्र ने कहा है, सॉरी, नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इस कहने का रीजन क्या था? इसका कहने का रीजन था उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियां थी हमारी, स्थूल मतलब एक जो बड़ा चीज होता है उसका एक छोटा विद्रोह कर रहा है, उसके खिलाफ वो विद्रोह कर रहा है। इस तो उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी वो ऐसी नहीं थी, अंग्रेज मतलब रचनाएं जब्त कर लेते थे। तो ये भी कारण एक था कि ये लोग छिप के और मतलब अपने बातों को दूसरे मतलब कन्वर्ट करके अपनी रचनाओं को करते थे। और कुछ इसमें रहस्यवाद भी था, जैसे पंत शैव दर्शन से प्रभावित थे, अरे सॉरी जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा भी अपने रचनाओं में एक तो अज्ञात प्रेमी से मिलन की बात करती है कि मिलन विरह का नाम और मैं मिलन का नाम न लो मैं विरह में चीर हूँ। थोड़ा हो सकता है कविता मेरी गलत हो जाए। तो और प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद में क्या होता था कि ये नए नए उपमानों का इन्होंने प्रयोग किया अभी अपनी कविताओं में, जो हमारे निजी जीवन से मतलब जो आपके उदाहरण लिए जा सकते थे। जैसे वाक्य ने कहा कि अधिक बासन घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, तो मुलम्मा जिससे हम बर्तन मांजते हैं, इसको उन्होंने अपनी कविताओं में स्थान दिया। और जो हम लोग उदाहरण लेते थे वो हमारे निजी जीवन में, जैसे साबुन है, रेलगाड़ी है, मुझौसी चिमनी है, जो अपनी कविताओं ने उन्होंने प्रयोग किया है, तो इसीलिए इसका प्रयोगवाद नाम दिया गया। और इसका एक था कि अहमवाद इसमें ज्यादा था, ये सोसाइटी को बहुत ज्यादा इन्होंने वो नहीं दिया, मतलब नितांत अहमवादी थे ये लोग। बहुत पूजा। नेहा मैम से क्वेश्चन है। हाँ जी, आप दोनों भी पूछा करो। यस, कौन पूछ रही है? प्रदीप पूछ रही है क्या? ये हेलो सर नेहा विकास। मैम से। विकास, यहाँ पर हम कंप्यूटर एक्सपर्ट लेकर आए हैं, मिस्टर कौशिक। हेलो विकास हेलो जी, हेलो हेलो जैसलमेर, फ्रॉम जैसलमेर। जी जी ये हेलो कैसे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे वो पूछ सकते हैं कि मैंने बीएड वगैरह की नहीं है, तो आप बच्चों की जी साइकोलॉजी को कैसे समझेंगे और उनको कैसे आगे डील करोगे? हाँ बिल्कुल पूछेंगे सर। और बीएड तो हमने भी नहीं करी है, बिल्कुल नहीं करी है, लेकिन क्या हुआ है कि प्रिपरेशन के दौरान हम लगभग 2 साल से प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं। तो अच्छी बात यह है सर मेरे साथ कि मैंने इन 2 सालों में एक विद्यालय में ज्वाइन कर लिया था बच्चों को साइकोलॉजी को समझने के लिए। तो मैंने एज अ पार्ट टाइम पीजीटी पे काम किया हुआ है। और ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा कि मैंने इन 2 सालों में, ये 3 सालों में जो भी आपने किया हुआ है उसको बताइएगा कि इन सालों मैंने काफी करीब से समझा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोर्स करने या बुक पढ़ने से साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है सर। साइकोलॉजी को तो बच्चों के बीच में रह के ही समझा जा सकता है, और मैंने उसको काफी अनुभव से समझा। सर वो डेमो क्लास में कंप्यूटर को कैसे समझाने के लिए किस तरह से करना कंप्यूटर में? सर डेमो क्लास में मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर नहीं समझाएंगे अपन को, तो कोई +1 या +2 का कॉन्सेप्ट देंगे पढ़ाने के लिए। जैसे अभी एक चीज जरूर समझिएगा कि 11 12 में पाइथन है ना, तो पाइथन का टॉपिक जरूर देंगे पढ़ाने के लिए, तो उससे कंप्लीट करके चलना है अपन को, वो करना ही है। और इसमें फंक्शन के अंदर पूरा ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछेंगे या 12th लेवल? नहीं नहीं, अब हमें तो पता नहीं क्योंकि हम खुद भी जा रहे हैं नवोदय में। लेकिन जैसे सर के यहाँ बहुत सारी टीम लोग आते हैं, बहुत सारे मेंबर, अभी कल ही बात हुई थी एक मैडम से शायद परसों क्लास में, तो उन्होंने बताया कि आपको +2 लेवल का करके चलना है। सभी ने यही राय दी है अभी तक तो। पाइथन में लूप उसमें तो सर फंक्शन बता दीजिए एक बार सर। जी जी, पूछिए पूछिए क्या पूछ रहे हैं? पाइथन में लूप लूप फंक्शन होता है जिसमें स्ट्रिंग का काउंट किया जाता है, वो एक बार बता दीजिए। लूप पूछ रहे हैं, लूप? हाँ, लूप के माध्यम से स्ट्रिंग के काउंट कितने करेक्टर है वो काउंट करने के लिए आप वो फंक्शन बता दीजिए एक बार। किस तरह इसको समझाएंगे? मतलब देखिए, जब भी आपको स्ट्रिंग काउंट करना है सर, किसी भी अगर हम कलेक्शन पे लूप लगाते हैं, तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमें कलेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना पड़ता है। तो या तो हम लेन फंक्शन का यूज करके पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर सकते हैं स्ट्रिंग में। लेकिन अगर हमारे पास लेन फंक्शन नहीं है, सो वी हैव टू स्टार्ट द लूप फ्रॉम द 0 इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड अप टू द -1 इंडेक्स। क्योंकि क्या होता है पाइथन में, एक -1 इंडेक्स पे होती चीजें और एक होती 0 पे। So we can simply start the loop from 0 to -1 and take a counter and then update each counter in each and every updation of, yeah, each and every repetition of the loop. And finally, after when the loop is get finished, we simply print that counters, and this way we can count the number of characters. निशा, you are raising your hand, please ask your question directly.
निशा में जब कोई स्टूडेंट मतलब टीचर्स पेरेंट्स हैं सॉरी, वो आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे? मैम एक्चुअली क्या है, क्रिटिसिज्म को भी हमें ऐसे लेना चाहिए एज इफ कि वो हमारा एक तरीके, जो हमारे हिडन पॉइंट्स रह गए हैं उसको कोई एक ऐसी कॉल है ये जो हमें तैयार कर रही है कि हमें उन हिडन पॉइंट्स को कैसे कवर अप करना है। तो हमें उसे नेगेटिवली नहीं, पेरेंट्स जो टीचर्स इवन आसपास के जितने भी लोग हमें आकर कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं तो हम उनको पहले इसी तरीके से बोलेंगे, उनको पहले तो सेटिस्फाई करेंगे कि सर और मैम आई लुक आफ्टर दिस, हो सकता है मेरे से ये पॉइंट रह गया हो, फिर हम उस चीज को अपने इनकॉर्पोरेट करेंगे हमारी टीचिंग स्किल्स के अंदर। ये कोई बुरी बात नहीं है। आई लाइक टू ऐड वन थिंग हियर, बुद्धा जी अपना एक लेक्चर दे रहे थे कहीं किसी जगह पर, तो वहां पर उन्होंने लेक्चर में किसी ने उनको रोका और उनको बोला गया कि उनको बहुत क्रिटिसाइज किया कि आप तो ऐसे बोलते हो, आप इनकी फेवर लेते हो और ये सब। तो उन्होंने बाद में बोला, जब वो सब शांत हो गए, सब बोला कि क्रिटिसिज्म जो कर रहा था उसको पूछा कि अगर आप किसी के लिए गिफ्ट लेकर जाते हो और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कोई जिसके लिए लेकर जाते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो गिफ्ट किसका हुआ? और उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया और सब दुनिया जो वहां पर बैठी थी वो समझ गई। यस यस तो दैट मीन्स कि हमें उसको वापस, मतलब जो अगर वो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो गिफ्ट मेरा वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट तभी करेंगे जब हम पहले हम उनको आश्वासित करेंगे कि नहीं, ओके सर, आई विल इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स। अगर हमें लगता है कि वो चीज अच्छी है तो आप इनकॉर्पोरेट कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं अच्छी तो गिफ्ट उनका उनके पास रहने दीजिए। सही है। सर मेरा क्वेश्चन पीआरटी टीचर से है जिनकी हाँ जी। क्वालिफिकेशन टीजीटी लेवल की है। वो पीआरटी में क्यों जाना चाहते हैं, जब वो टीजीटी पीजीटी में जा सकते हैं? जब मैंने इसके लिए अप्लाई किया तो एक तो मेरा सीटेट लेवल 2 क्लियर नहीं था उस टाइम, और तो मैं उसके लिए अप्लाई कर सकती थी एज ए पीआरटी। रीजन कोई पीआरटी में क्यों इंटरेस्ट बना? उसी टाइम ठीक है, आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? पीआरटी एक मैडम पूछ रही है, ये कौन पूछ रहा है मुझसे? कौन पूछ रहा है? थोड़ा सा एक मैडम पूछ रही है। इसमें सर इस तरह से भी बोला जा सकता है सर, मुझे 1 to 5th लेवल या पीआरटी लेवल में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं पीआरटी लेवल जाना चाहता हूं। मतलब एड ऑन तो करोगे ना, इंटरेस्ट तो दिखाओगे ना। देखो अब नया इनका आंसर देंगे। ऐसी सिचुएशन में आप पॉजिटिव बताओ कि वो बच्चे जो है ना पीआरटी वाले, एक्चुअली पीआरटी में वही हमारी फाउंडेशनल स्टेज है। आपने देखा है एनईपी 2020 फाउंडेशनल स्टेज पे ज्यादा फोकस कर रही है। एक और पॉइंट है इसके लिए, एक्चुअली 2 to 8 इयर्स के अंदर बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट 85% इसी एज के अंदर होता है। तो अब इनकी नींव यहीं से स्ट्रॉन्ग बढ़ेगा। तो इंडिया को आगे बढ़ाना है तो वी विल फर्स्ट कंसंट्रेट एट स्मॉलर, मतलब लोअर लेवल्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो मेरा मेन मोटिव है, अगर मुझे इंडिया को कहीं से किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना है एज अ सिटीजन, तो मैं छोटे बच्चों से स्टार्ट करूंगा। और मुझे इंटरेस्ट भी आता है, छोटे बच्चों की छोटी छोटी एक्टिविटीज जो होती है वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, एंड आई विल डू समथिंग इन दिस रिगार्ड। यस मैडम। एक क्वेश्चन, अगर मैम अगर कोई भी एनीवन एल्स अगर ये पूछ लिया जाए कि विदेश 3 स्कूल विदेश में है, वो क्यों है? वो तो लेकिन केवीएस के हैं, इंडिया के हैं, तो वो विदेश में क्यों है? इसका आंसर मैं बताती हूँ। जो विदेश में स्कूल है, जो हमारे यहाँ के लोग जैसे राजनयिक हैं और भी जो मतलब दूतावास कर्मी हैं, उनके बच्चों के लिए वो, हाँ, जो विदेश में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई है, तो जो यहाँ के कर्मचारी जैसे दूतावास कर्मी हैं और भी जो सरकारी कर्मचारी है जो वहाँ काम करते हैं अपनी फैमिली के साथ, उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए वो उन विद्यालयों की स्थापना की गई है। ओके मैम। जैसे दूतावास कर्मी हुए और भी तरह तरह के सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके बच्चों के लिए है वहां पर। विजया मैम, पदबंध क्या होता है? जी, पदबंध किसे कहते हैं? पदबंध जैसे हम शब्दों का एक जो निश्चित क्रम होता है उसको पदबंध कहते हैं, और उसमें से एक जैसे एक विशेष पर्टिकुलर एक पार्ट को ले लिया जाता है। थोड़ा मेरा बैकग्राउंड पर्सन कमजोर है, मैं इसके लिए सॉरी बोलूंगी, मेरा साहित्य तगड़ा है। साहित्य से प्रश्न कीजिएगा, कोई ऐड कर दे तो ठीक है। मैडम कुछ आप बताओगे पदबंध के बारे में? अच्छा ओके, हाँ तो ये बता दीजिए। सर मैं ऐड करना चाहूंगी। ओके प्लीज हाँ, ऐड करिए। करिए सोनी जी।
बहुत बढ़िया। सर जैसे जो वाक्य हम लिखते हैं उसमें कई तरह के पदों का प्रयोग करते हैं ना, जो वाक्य है वो पदों का व्यवस्थित और एक मिनट जी सर। आप बताना बात, पहले मेरी सुन लो। जी हमेशा जब जी क्लास खत्म होती है तो हम लोग एक सिंग करते हैं और ना ऐसे फ्री करते हैं। आज की जो जी क्लास जी खत्म होगी आप लोग उसी लिंक को वापस ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नया यहाँ पर आए हैं तो क्लास थोड़ी सी बड़ी और होनी चाहिए, जी 20 जी मिनट। तो हमारे पास ऑप्शन है, आप लोग जी वापस उसी लिंक को वापस ज्वाइन करके वापस एंटर हो आज के लिए। ओके ओके सर। तो तो जो नया वाक्य है ना मैडम वो आप बताइए। पदों से मिल के बना होता है, तो उसमें संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, ये जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया और क्रिया विशेषण और अव्यय से मिलके बना होता है, वो अलग अलग उन्हें ही पदबंध कहते हैं, जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो फिर उनका अलग से परिचय देते हैं, संज्ञा का कौन सा रूप है और कौन सा कारक है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, तो इसे अलग अलग से फिर पढ़ना पड़ता है। एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगी इसमें यस सर। कि जैसा पदबंध से पता चल रहा है कि मतलब पदों से बंधा हुआ, तो इसमें कई शब्दों से मिलाकर, जैसे संज्ञा है तो वो एक पर्टिकुलर मतलब एक शब्द से नहीं वो संज्ञा होगी, वो कई शब्दों को मिलाकर पदों को बांध दिया जाता है, इसीलिए उसको पदबंध कहते हैं। जैसे 4-5 शब्द होंगे उसको एक साथ संज्ञा कहा जाएगा, 4-5 शब्द होंगे मतलब एक वाक्य की तरह होगा, उसको सर्वनाम कहा जाएगा। ये होता है पदबंध। Yes, anybody else? Yes, Mr. Vikas, you are raising your hand. पूजा मैम। यस सर। सर मेरा कंप्यूटर से सवाल रहेगा, कंप्यूटर से प्रश्न Yes, है Mr. Kaushik. कौशिक सर से। Fast. कौशिक सर मुझे बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन इन एनी प्रोग्राम। एरर कुछ सिंटेक्स की एरर हो सकती है और रन टाइम एरर हो सकती है। एक्सेप्शन कुछ ऐसी विधि होती है जिसमें एरर को हटाकर कोई उसकी जगह दूसरा प्रोग्राम, एरर आने की स्थिति में कोई दूसरा प्रोग्राम चालू हो जाए। हाँ, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्चुअली उसको अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग कहेंगे। देखिए, एरर और एक्सेप्शन का मेन जो अंतर है ना, वो सिर्फ इतना सा है कि एरर ऑलवेज बिलोंग टू द कोड ऑफ प्रोग्राम। अगर मेरे कोड में दिक्कत है, फिर चाहे वो रन टाइम हो, फिर वो लॉजिकल हो, चाहे कंपाइल टाइम हो। लेकिन जो एक्सेप्शन होती हैं, दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम, दे आर इन्वायरमेंटल इशू, है ना। जैसे कि अगर हमने कोई फाइल रीडिंग का प्रोग्राम बना और गलती से बाद में फाइल डिलीट हो गई बाहर से, तो प्रोग्राम तो सही है मेरा, बट स्टिल इट विल जनरेट एक्सेप्शन ड्यूरिंग द रन टाइम। और इसको कवर करने के लिए फिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। तो मुझे बताइए, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कौन कौन से कीवर्ड है पाइथन में? एक्सेप्ट, पूरे बताइए, पूरे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कौन कौन से कीवर्ड? एक ट्राई और एक्सेप्ट और बस दो ही याद आ रहे हैं। और फाइनली नहीं, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली। इसके अलावा आपको याद रखना है एक रेज और एक असर्ट। ठीक है, रेज और असर्ट, टोटल 5 कीवर्ड याद रखिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। एक क्वेश्चन था, ये चैट जीपीटी और गूगल के बारे में क्या डिफरेंस बता सकते हैं आप? वो थोड़ा एलोबरेट। देखिए, चैट जीपीटी बेसिकली AI based chatting system. It is a chatting type of robot that interact like a human person, like a tutor, and it will only respond a single result when we ask something to the chat GPT. But in case of search engine or Google or Bing, they only provide the different links or who are written by the different persons. चैट जीपीटी क्या करेगा कि हमको खुद राइट करके देगा, दुनिया भर से चीजों को उठाएगा, ढूंढेगा और खुद कंपाइल करके एक सिंगल आंसर देगा। जबकि सर्च इंजन ये सब नहीं करता। सर्च इंजन ने जैसे हमने कुछ लिखा, आपने कुछ लिखा, किसी और ने कुछ और लिख के रखा, तो सबका रेफरेंस हमको दे देगा बस। आफ्टर दैट चैट जीपीटी इज आल्सो रिस्पॉन्ड ओवर द वॉइस, ओवर द इमेज, ओवर द, जैसे कि हमने कहा ना, कोई कोड लिखना, जैसे हमें कोई राइट द प्रोग्राम लिखना है, तो चैट जीपीटी generate the code according to my situation or my demand, but Google search engine or any search engine will not do this thing. अगर उनके पास किसी ने राइटर ने लिख के रखा है पहले से कोड, तो ही दे पाएगा गूगल। अगर किसी ने अभी तक कोई कोड नहीं लिखा ना, तो वो नहीं दे पाएगा। चैट जीपीटी इज ऑटो मशीन बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग, इट ऑटोमेटिकली अपडेट्स देयर डेटा, जबकि सर्च इंजन ये सब नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है जो कि हम बता सकते हैं। Yes, next, anybody else? पूजा मैम, मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। आप पूछिए। जैसे हिंदी टीचर से कि वाच्य को बताइए आप। वाच्य बताइए, कोई भी बता सकते हैं आप दोनों लोग में। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य 2 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, भाववाच्य और 3 प्रकार के क्रमवाच्य। कृतवाच्य जिसमें हम कर्ता को
नहीं, प्रेफरेंस जैसे परिभाषा के साथ बताइए, वो तो उसका डेफिनेशन हो गया। वाच्य, यस। मैम वाच्य का मतलब होता है कि जो भी वाक्य हम बोलते हैं, मतलब जो भी शब्द लिखते हैं या बोलते हैं या पढ़ते हैं, उसका अर्थ किस दिशा में जा रहा है। वह कर्ता के प्रति जा रहा है, कर्म के प्रति जा रहा है, या दोनों के प्रति जा रहा है, ये या सही है। किसी के प्रति जाकर तीसरे के प्रति जा रहा है, उसका भाव जो है वो वाच्य होता है। और इसके 3 भेद होते हैं। वाच्य होता है। कर्तृवाच्य होता है, और दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में वह होता है कि जो बहुत अच्छा। कर्ता के द्वारा काम किया जाए, इसमें कर्ता खुद करे। जैसे मैं पढ़ता हूँ या मैं कुछ काम करता हूँ, मैं खेलता हूँ, इसमें कर्ता एक ही होता है और क्रिया भी एक ही होती है। कर्म 2-3 हो सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ, लिखता, खेलता, गाता, मतलब वो कई हो सकते हैं। हाँ, कई हो सकते ये होता है इसमें मैं क्वेश्चन इसमें पूछना चाहूंगा, इसी सीक्वेंस में, हिंदी का ही है, हाँ। कि मैडम मुझे शब्द शक्ति होती। हाँ सर, आपकी आवाज कट रही है। मिस्टर विकास, एक बार दोबारा बोलिए अपना क्वेश्चन।